हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूटोरियल नंबर 7। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें हमें क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। हमें इस नेटवर्क के ये जितने भी नेटवर्क दे रखे हैं सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे रेसिस्टर में एक मिनट बहुत डार्क हो गया मार्क। हाँ, तो रेसिस्टर में क्या होता है कि जब पैरेलल होते हैं कंपोनेंट्स, रेसिस्टर के केस में जब पैरेलल होते हैं कंपोनेंट्स तो क्या होता है कि 1/r इक्विवेलेंट होता है हमारा 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है। वैसे ही अगर सीरीज में होते हैं तो क्या होता है कि r इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है r1 प्लस r2। ठीक है। अब देखो, अब कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि कैपेसिटर के केस में जब पैरेलल होते हैं, यानी कि जब ऐसे कैपेसिटेंस होते हैं दो जो पैरेलल में आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये मान लो C1 है, ये C2 है, तो जो इनका इक्विवेलेंट आता है वो होता है 1/c इक्विवेलेंट 1/e। हाँ, जो कैपेसिटेंस में होता है कि जब ये पैरेलल होते हैं आपस में तो C इक्विवेलेंट होता है डायरेक्टली C1 प्लस C2। ठीक है। और जब ये सीरीज में होते हैं तो सीरीज में क्या होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। मतलब जैसे रेसिस्टेंस में होता है उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है। और इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रेसिस्टर में होता है। जब ये पैरेलल होते हैं तो ये होता है 1/L इक्वलेंट 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है। और जब ये सीरीज में होते हैं तो L इक्वलेंट इक्वल टू होता है L1 प्लस L2। ठीक है। अब इन्हीं चीज को हम याद रखते हुए इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, शुरू के 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। फिगर नंबर 1 इसको डायरेक्ट हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, और फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 इनको हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिगर नंबर 1 में देखो क्या है, C1 C2 जो है ये आपस में पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे C1 प्लस C2। ठीक है। अब इन दोनों का जो पैरेलल है वो इसके साथ सीरीज में है। और जब सीरीज में होता है कैपेसिटेंस तो क्या होता है, जैसे सीरीज में जब रेसिस्टेंस होते तो क्या होता था, R1 इंटू आर टू डिवाइड बाई R1 प्लस R2 होता था ना, या वन अपॉन R1 प्लस 1/R2 करके निकालते हैं, सेम वही होता है। तो इसी तरीके से जब ये सीरीज में होते हैं तो ये हो जाता है C1 प्लस C2 इंटू C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 2C आपस में पैरेलल में, तो जब पैरेलल में होते हैं तो ये जो है 1/c इक्वलेंट इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2c प्लस 1/2c। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो c इक्वलेंट आपस आ जाएगा इक्वल टू c। इसी तरीके से इसका भी जब हम c इक्वलेंट निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा c। और इस पूरे सर्किट का जो है वो आ जाएगा 2c, क्योंकि ये c, ये नीचे वाला जो है उसका c है और इसका भी c है और ये आपस में पैरेलल में, तो जो टोटल इक्वलेंट बन जाएगा, जो टोटल इक्विवेलेंट होगा वो होगा C प्लस सी, यानी कि 2C हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन फिगर नंबर 3 भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब फिगर नंबर 4 में एक चीज आती है, जैसे हम लोग ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ये रहा एक नेटवर्क। ठीक है। और ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, मतलब एक ब्रिज रेसिस्टेंस भी होता है। ये रहा ब्रिज वाला रेसिस्टेंस। और यहाँ से बैटरी लगी हुई होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये जो है ये R4 है, और ये R5 है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से
इफ R1 बाई R2 इक्वल टू है R3 बाई R4 के, या सेम चीज इसको अगर हम R3 को इधर नीचे ले आए डिनोमिनेटर के R1 में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि और R1/R3 एक ही चीज़ है ये दोनों, इक्वल टू R2/R4 है। तो इस केस में क्या होता है कि R5 को हम ओपन सर्किट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इससे जो है कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो इसे हम हटा ही देते हैं R5 को। इसी तरीके से कैपेसिटर में भी यही होता है, अगर सारे रेसिस्टेंस को रिप्लेस करके कैपेसिटर लगा दो तो इसमें भी यही होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये, इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको C3, ये C4 और ये रहा C5। अब देखो इनका अगर हम लोग सर्किट बनाएं फिगर नंबर 4 का, तो क्या होगा, ये हो गया एक X। अब देखो ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रीड्रॉ करें दोबारा से, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये रहा C1, ठीक है। C1 जो है A पॉइंट तक आ रहा है, अब A पॉइंट से जो है C2 भी है, ये रहा C2, और ये कनेक्टेड है Y से, ठीक है। और ये रहा X, ये वाला पॉइंट X है, ठीक है। इसी तरीके से X से C3 भी कनेक्टेड है, ये रहा C3, ठीक है। और ये रहा, ये पॉइंट B है ना। अब B से क्या कनेक्टेड है, B से Y के बीच में जो है C4 है, तो B और Y के बीच में आ जाएगा हमारा C4, ठीक है। तो ये रहा C4, C1, C2, C3। अब देखो C5 कहाँ कनेक्टेड है, C5 कनेक्टेड है A और B के बीच में, यानी कि ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इन दोनों अलग अलग ब्रांचेस, एक ऊपर वाली ब्रांच है, एक नीचे वाली ब्रांच है, इन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है C5। अब देखो इन दोनों का रेशियो, सबकी वैल्यूज जो है वो C ही है। इसका मतलब ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारा C1/C2 इक्वल टू C3/C4 होगा, यानी कि C/C इक्वल टू C/C ही होता है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, C5 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब जो हमारा सर्किट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पॉइंट था, और फिर इसी से कनेक्टेड ये रहा C2, और ये C3 था, और इसी यहाँ से कनेक्टेड C4 डायरेक्ट सीरीज में, ठीक है। और ये रहा हमारा Y पॉइंट, और ये रहा हमारा X पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में सीरीज में, और ये दोनों आपस में सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा C/2, और इसका अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा C/2, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका होल सर्किट का कैपेसिटेंस जो है वो हो जाएगा C/2 प्लस C/2, दैट मीन्स C। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को जो है यूज करते हुए फिगर नंबर 6 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो फिगर नंबर 6 में एक चीज है, एक मिनट दोबारा से इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले। सो हाँ, अब हम लोग फिगर नंबर 6 देखेंगे। इसको मैंने इसलिए दो जगह कॉपी किया दो तरफ से, क्योंकि हम लोग दो दो इसमें मेथड्स देखेंगे। एक तो देखो आपको दिख रहा होगा कि एक जो है वो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ऐसे, ठीक है। एक ये लग रहा होगा आपको कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये एक ये लग रहा होगा, जबकि इनमें से एक गलत है। अब कौन सा गलत है वो एक बार आप सोचिए, कौन सा गलत होगा। हाँ, तो देखो गलत जानते हो, गलत ये वाला है। अभी कैसे है इसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये जो C1, C2, C3, C4 है, जैसे ये C1 और C3 है, ये किससे कनेक्टेड है, X। C2 और C4 किससे कनेक्टेड है, Y। जो ब्रिज वाला कैपेसिटेंस होता है, ये ना ही X से कनेक्टेड होता है ना ही Y से कनेक्टेड होता है, ये इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाता है। अब देखो इस इस मेथड से अगर हम लोग देखें, तो इस हिसाब से तो ये वाला हुआ हमारा ब्रिज कैपेसिटेंस, क्योंकि ये भी यहाँ से अगर हम इसे एक पॉइंट मान ले, यहाँ से ये वाला एक पॉइंट मान ले, तो इसे हम ब्रिज कह सकते हैं। लेकिन नहीं, ये ब्रिज इसलिए नहीं है क्योंकि ये देखो ये एक्स से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये वाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि ये भी पॉइंट वाई है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये हो सकता है। जैसे कि ये एक्स पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट है, ये वाई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया C3, ये हमारा हो गया, एक मिनट कौन सा बचा है, ये वाला, हाँ ये हो गया C4, और ये हो गया हमारा C5, ठीक है। क्योंकि C5 क्या कर रहा है, ये वाला एक ब्रिज C1 C2 वाला और C3 C4 वाले को
इन दोनों का आपस में इन पॉइंट से ज्वाइंट कर रहा है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो C5 हमारा जो है ये हो जाएगा हमारा ब्रिज कैपेसिटेंस। तो अगर हम इसे दोबारा से मॉडिफाई करें इस सर्किट को, क्योंकि देखो ये भी एक्स है और ये वाई है, तो हम इसे जो है डायरेक्टली पैरेलल में भी लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं ये हमारा C6 है। ठीक है, ये वाला कैपेसिटेंस। तो अगर हम दोबारा से इस सर्किट को ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा C6। ठीक है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। एक्स और वाई के पॉइंट के बीच में था ना। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, अब हम लोग दोबारा से वही ड्रॉ कर लेंगे, वही सर्किट। ये रहा सी। ठीक है, ये रहा ए पॉइंट। ये C1 वाला है ना, चलो इसे हम C1 लिख देते हैं। उसके बाद C1 किससे कनेक्टेड है, ए पॉइंट से। ठीक है, अब ए पॉइंट से कौन सा कनेक्टेड है, C2। ये रहा C2। C2 किससे कनेक्टेड है, ये रहा वाई से कनेक्टेड है। तो हम इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये वाई पॉइंट है, ये भी वाई है, ये भी वाई है। ठीक है, और हमारा जो C1 है यानी कि एक्स वाला पॉइंट, ये भी एक्स है। ठीक है, तो एक्स किससे कनेक्टेड है, एक्स C3 से कनेक्टेड है, यानी कि ये C3 हो गया। मेरा डायग्राम बहुत बेकार बनता है, लेकिन समझ में आ रहा है आई गेस। ये C3 हो गया। अब C4 जो है वो किससे कनेक्टेड है, बी और वाई। तो ये बी पॉइंट है ना, तो ये बी है और ये वाई पॉइंट है। तो हम डायरेक्टली C4 कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C4। अब C5 क्या है, C5 ये है। और C5 जो है ये ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इन सब का रेशियो बराबर है, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है, तो ऑफ कोर्स ही बात है C1/C2 इक्वल टू C3/C4 है, क्योंकि सबकी वैल्यूज तो सेम ही है। तो C5 को हम यहाँ पर भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसका जो है, इसका जब निकाला तो इसका फाइनल फाइनल आंसर क्या आया था, सी आया था ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इतने पार्ट का C5 को हमने इग्नोर कर दिया है, और इतने पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये भी एक्स और वाई के बीच में है, ये पूरा सी, और ये भी एक्स और वाई के बीच में है। तो जो हमारा अब सर्किट हो जाएगा वो हो जाएगा, ये रहा C6 और ये रहा हमारा सी इक्विवेलेंट, जो व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करके आया था, और दोनों की वैल्यू सी है। तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस का, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, C+C विच इज इक्वल टू 2C। ठीक है, तो ये फिगर नंबर 6 हो गया। फिगर नंबर 5 भी बहुत आसान है। फिगर नंबर 5 में क्या करना है कि हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमें एक्स से लेके वाई तक ये कंसिडर करना है कि करंट फ्लो हो रहा है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा कहाँ पर पैरेलल है और कौन सा सीरीज है। तो देखो, ये वाले पॉइंट के बाद क्या है, ये वाले पॉइंट के बाद करंट के पास तीन ऑप्शन हो गए। एक तो ये एक्स से लेके ये वाई तक इस रूट पे चला जाएगा, जहां पर दो सी जो है, जैसे कि हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। ठीक है, तो एक रूट है जिसमें 2C सीरीज में। ठीक है, एक ये वे है। और दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा रास्ता है ये एक्स से लेके डायरेक्ट वाई तक का, जिसमें सिर्फ एक ही सी है। तो एक जो रूट है वो हमारा है सी, एक्स से लेके वाई तक का सिर्फ एक ही रूट है, ये सी है। और ये 2C है। और हाँ, जो तीसरा वाला रास्ता है वो उसमें जो है ये दोनों सीरीज में, ये सी और ये सी, और ये वाई तक पहुंच गए। ठीक है, तो दो हो गए ये वाले सी। तो इसका जो है इक्विवेलेंट हमारा इस फिगर नंबर 5 का वो ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। इन दोनों सी का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा C/2। ठीक है, ये तो सी है ही, और इन दोनों का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आ जाएगा ये सी। अब ये तीनों आपस में पैरेलल में, तो जो फिगर नंबर 5 का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, फिगर 5 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इक्वल टू C/2 +C+C, यानी कि 5C/2 आई गेस, है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा फिगर नंबर 5। एक बार इसे अपने आप से खुद करके देखना, काफी आसान है। ठीक है,